मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने इलेक्ट्रॉनिक्स की कुछ बेसिक डेफिनेशंस को डिस्कस किया था। आज हम किरचॉफ्स लॉ पढ़ेंगे। किरचॉफ के दो नियम हैं। पहला नियम है प्रथम नियम, इसे धारा का नियम भी कहते हैं और ये हमेशा संधि या नोड पे लगाया जाता है। ठीक है। इस नियम के अनुसार क्या होता है कि किसी भी संधि या नोड पर हमारा जो संधि पॉइंट होगा, जो नोड पॉइंट होगा, उस पर आने वाली या जाने वाली जितनी भी धाराएं होंगी उन सब का बीजगणितीय योग जो होगा वो शून्य होगा। ठीक है। तो जैसे हमारे पास में कोई नोड पॉइंट है और इससे बहुत सारे कंडक्टर कनेक्टेड हैं जिनमें से करंट फ्लो हो रही है। तो क्या होगा, यदि कोई करंट आ रही है और कुछ करंट मान लो इस पॉइंट से दूर जा रही है, तो क्या होगा कि इस पॉइंट पर यदि हम देखें तो इस पॉइंट पर आने और जाने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग जो होगा वो शून्य होगा। बीजगणितीय योग का शून्य होने का मतलब है कि हम साइन कन्वेंशन लेंगे, यानी हम साइन को साथ लेकर चलेंगे। यदि हम आने वाली धाराओं को पॉजिटिव मान रहे हैं तो नेगेटिव जाने वाली धाराओं को क्या मानेंगे, नेगेटिव मानेंगे, और उन सब का जो सम होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है। तो इस नियम के अनुसार किसी संधि या नोड पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक है। तो इस नियम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, किसी भी नोड पॉइंट पर मिलने वाली जितने भी हमारी करंट होंगी उनका एल्जेब्रिक सम जो होगा वो 0 होगा। तो मानते हैं जैसे हमारे पास में कोई नोड पॉइंट है, ये करंट I1 जो कि इस नोड पॉइंट की तरफ आ रही है, करंट I2 से दूर जा रही है, करंट I3, करंट I4, दूर जाएगी हमारी करंट I5। तो इन सभी कंडक्टर्स जिनमें ये करंट फ्लो हो रही है, यदि हम इस नोड पॉइंट पे देखें तो इस नोड पॉइंट पे क्या होगा कि इन सब का एल्जेब्रिक सम, तो एल्जेब्रिक सम अगर हम इनका लेंगे तो क्या हो जाएगा, I1 माइनस I2, नोड पॉइंट से दूर जाने वाले को माइनस ले रहे हैं, माइनस I2 माइनस I3 माइनस I4 प्लस I5 इक्वल टू 0। तो हम इसको लिख सकते हैं I1 प्लस I5 इक्वल टू I2 प्लस I3 प्लस I4। प्लस I4। तो हमारे पास में क्या हो रहा है कि जितनी भी करंट इस नोड पॉइंट पे आ रही है उनका सम इक्वल किसके है, जितनी भी करंट इस नोड पॉइंट से जा रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जितनी भी धाराएं आ रही थी वो उसके इक्वल है जितनी धाराएं यहाँ से जा रही है, यानी इस पॉइंट के ऊपर, नोड के ऊपर चार्ज या फिर आवेश का संचय नहीं हो रहा है, यहाँ पर कोई भी आवेश संचय नहीं हो रहा। तो ये जो नियम है किरचॉफ का वो आवेश संरक्षण के तुल्य होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं, जितनी धाराएं संधि पर आ रही हैं उनका योग तथा
संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग समान है, अर्थात नोड पर आवेश संचय नहीं होता है, अतः यह नियम आवेश संरक्षण के तुल्य है। याद रखो। नोड पे कोई भी जो चार्जेस हैं वो इकट्ठे नहीं हो रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये जो नियम है वो चार्ज कंजर्वेशन लॉ के तुल्य है। ठीक है, तो व्यापक रूप में प्रथम नियम को इस प्रकार लिख सकते हैं, समेशन ऑफ आई इक्वल टू 0। सेकंड नियम है वोल्टा का नियम, यहाँ लिखते हैं द्वितीय नियम। द्वितीय नियम या वोल्टा का नियम। ये जो सेकंड लॉ है वोल्टा का नियम, ये हमेशा पास या लूप के अंदर लगाते हैं। इसके अंदर क्या होगा कि हमारे पास में कोई भी लूप दिया हुआ है, तो उस लूप में जितने भी वोल्टेज अपने पास में हैं उन वोल्टाओं का जो एल्जेब्रिक सम होगा वो क्या होगा, 0 होगा। यानी हम किसी निश्चित दिशा में चले तो हमारे जो वोल्टाएं हैं उनका बीजगणितीय योग 0 होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इस नियम के अनुसार किसी बंद पास में निश्चित दिशा में चलते हुए वोल्टाओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। ठीक है, जैसे हमारे पास में कोई लूप है, इसमें कोई बैटरी लगी है, इसे हम E1, ये 2 रेजिस्टेंस है अपने पास में, एक और सप्लाई है,
इसे हम E2 कह रहे हैं। और ये जो रेजिस्टेंस है इसके अकॉर्डिंग इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो V1 है और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो V2 है। यहाँ पर E1 और E2 हमारी सप्लाईज हैं और V1 और V2 इन दोनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस होने वाला वोल्टेज ड्रॉप है, विभव पतन है। समझ होता है? ठीक है, लिखेंगे धारा की दिशा में विभव पतन धनात्मक तथा विपरीत दिशा में ऋणात्मक लेते हैं। ठीक है, इसे हम R1 R2 से डिनोट कर देंगे। अभी हमारे पास में क्या है, एक बंद पास है, एक लूप है। तो इस लूप में हम किरचॉफ लॉ लगाएंगे। तो हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास में बंद परिपथ है, बंद जो पास है, इसके अंदर किसी निश्चित दिशा में चलते हुए वोल्टाओं का जो बीच में योग होगा वो 0 होगा। तो मान लो हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, करंट की डायरेक्शन ले रहे हैं इस सप्लाई के अकॉर्डिंग। तो इस सप्लाई के अकॉर्डिंग अगर हम चलेंगे तो करंट की जो डायरेक्शन होगी आई वो क्या होगी, इस डायरेक्शन में होगी। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास में कि इसके जो टर्मिनल हैं वो कितने हैं, ये नेगेटिव पॉजिटिव, और जो करंट की डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में है और इस R1 के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कि जो धारा की दिशा है उसमें चलते हुए हम ये जो विभव पतन है उससे हम क्या ले रहे हैं, धनात्मक ले रहे हैं कि ये हमारा पॉइंट पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव। इसी तरह से ये पॉजिटिव ये नेगेटिव और ये हमारा पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो अब जब हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं E1 से, तो E1 के टर्मिनल क्या है, सबसे पहले हमने यहाँ से स्टार्ट किया। तो जो E1 के टर्मिनल्स हैं वो है नेगेटिव पॉजिटिव। तो हमने E1 को अगर पॉजिटिव लिया है, E1 को हमने क्या ले लिया, पॉजिटिव ले लिया। तो इसका नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल को हम पॉजिटिव ले रहे हैं, तो आगे चलने पर हमें क्या टर्मिनल मिल रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव। यानी इसके जो टर्मिनल थे उसके अपोजिट, इसका पहले नेगेटिव पहले था और इसका पॉजिटिव बाद में था। अब हमें मिल रहा है पॉजिटिव पहले नेगेटिव बाद में। तो हम इसे लिख लेंगे -V1। इसी तरह से फिर इस E1 के अपोजिट है इसके टर्मिनल्स, तो इसको भी हम क्या लेंगे, -V2। और इसी तरह से E2 के हैं, तो ये हो जाएगा अपने पास में E2। यानी E1 से अगर हम चलना शुरू करें तो E1 के हमारा अगर हमने पॉजिटिव लिया है तो बाकी सारे क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। इसी तरह से किसी से भी शुरुआत कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि हम E1 से ही शुरुआत करें। अगर हम V1 से शुरुआत करते हैं तो V1 की पॉजिटिव नेगेटिव V1 प्लस हो जाएगा। V1 तो हमारी इक्वेशन इस तरह से हो जाएगी, V1 फिर से प्लस माइनस प्लस V2 फिर से प्लस माइनस प्लस V2, और इस बार हमारा E1 नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि अगर हम इस तरह से आ रहे हैं तो हमें नेगेटिव पॉजिटिव मिला, तो ये हमारा हो जाता E1 इक्वल टू 0। तो या तो ये इक्वेशन हम इस तरह से लिख सकते हैं, चाहे हम V2 से शुरुआत करें V2 से शुरुआत करें, किधर से भी शुरुआत करें, हमारी इक्वेशन हमें इसी तरीके की मिलेगी कि 3 पॉजिटिव मिलेंगे और 1 हमें नेगेटिव मिलेगा। तो अभी हमारी इक्वेशन है E1 माइनस V1 माइनस V2 माइनस E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो ये हो गया E1 माइनस E2 इक्वल V1 प्लस V2। यहाँ तक लिखो इसको। ठीक है, अब देखो जो हमने ये सप्लाई दी थी E1 और E2,
E1 और E2 का जो डिफरेंस है वही क्या आ रहा है, इस V1 और V2 के बराबर आ रहा है। यानी ये जो विभव पतन इंटर हुआ, वोल्टेज ड्रॉप जो हुआ वो किसके इक्वल है, जो हमने सप्लाई दी उनके डिफरेंस के इक्वल है। यानी जितने सप्लाई हमने दी है जितना इनका डिफरेंस बचा वही क्या होगा, क्योंकि इनकी करंट की डायरेक्शन ये अपोजिट है, इसकी डायरेक्शन में इसकी इस डायरेक्शन में, तो जितना इनका डिफरेंस है उतना ही क्या है यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है। तो ये जो नियम है वो ऊर्जा संरक्षण एनर्जी कंजर्वेशन नियम को बताता है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, समेशन ऑफ आई आर की जगह भी इक्वल टू 0, और हम लिख सकते हैं यह नियम ऊर्जा संरक्षण के तुल्य है। ठीक है, तो ये नियम किसके तुल्य है, ऊर्जा संरक्षण के। और जो हमारा फर्स्ट नियम था, पहला जो लो था वो किसके तुल्य था, चार्ज कंजर्वेशन आवेश संरक्षण के तुल्य। ये हमेशा पास में या लूप में लगाते हैं और वो हमेशा नोड पॉइंट पे लगता है, करंट के लिए लगता है और ये वोल्टताओं के लिए लगता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है किरचॉफ के नियमों की सहायता से, किरचॉफ के नियमों की सहायता से परिपथ विश्लेषण। क्या हो जाएगा, सर्किट एनालिसिस विद द हेल्प ऑफ किरचॉफ लॉ। तो किरचॉफ के नियमों की सहायता से हम क्या करते हैं, परिपथ विश्लेषण करते हैं। यानी किसी परिपथ के अंदर हमें वोल्टा या धारा ज्ञात करनी हो तो हम किरचॉफ के नियमों की सहायता से क्या कर सकते हैं, परिपथ विश्लेषण कर सकते हैं। तो एक तो हम नोड पॉइंट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं कि नोड पॉइंट पर हम किरचॉफ का फर्स्ट लॉ अप्लाई करें, और एक हम क्या करें कि लूप के अंदर किरचॉफ का सेकंड लॉ अप्लाई करें। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, किरचॉफ के प्रथम नियम से। फर्स्ट हम कर रहे हैं एनालिसिस किरचॉफ के प्रथम नियम से। मान लो हमारे पास में कोई सर्किट है, ये अप्लाई हो गई, Y1 यहाँ पर प्रवेश्यता है, ये Y2 ये भी प्रवेश्यता है, Y3 Y4 Y5। ठीक है, इस तरह से हमारे पास में कोई सर्किट है जिसके अंदर 3 लूप हैं। तो यहाँ पर हम किरचॉफ का प्रथम नियम अप्लाई करेंगे। तो हम कहाँ पे लगाएंगे, नोड पॉइंट्स पे, जो संधियाँ हैं वहाँ पर हम क्या करेंगे, किरचॉफ लॉ लगाएंगे। इसे हम ए पॉइंट बोल देते हैं और इसे बी पॉइंट बोल देते हैं। नोड पॉइंट क्या होते हैं, जहाँ पर एक से अधिक ब्रांचेस मिलती हैं। तो हमारा एक पॉइंट तो ये हो गया, एक ये हो गया, और एक हमारी जो संधि होगी कॉमन संधि होगी। इसके अंदर इस सर्किट में हमारी 3 संधियाँ हैं, एक ये संधि है, एक ये संधि है और एक ये नोड पॉइंट है, अपना संधि है। लेकिन ये वाला जो नोड पॉइंट है इसे हम कॉमन या उभयनिष्ठ संधि कहते हैं, और इससे हमेशा हम संदर्भ बिंदु लेते हैं, निर्देश पॉइंट लेते हैं। तो ये हमारे पास में क्या होगा, इस तरह हम 0 मान के चलेंगे, इस पर हमें सॉल्व नहीं करना, सिर्फ हमें इन दोनों पॉइंट पे सॉल्व करना है। तो अगर हम इस परिपथ का विश्लेषण करते हैं तो हमारे पास में जो संधियां हैं दोनों ए और बी, सबसे पहले हम ए पे अप्लाई करते हैं। ए और बी पर अगर हमें वोल्टेज ज्ञात करनी है तो हम सबसे पहले ए पे अप्लाई कर रहे हैं और उसके बाद में बी पर अप्लाई करेंगे।
यहाँ पर हमने प्रवेश्यताएं ली हैं। प्रवेश्यताएं जो होती हैं वो इम्पिडेंस का इन्वर्स होती है, y इक्वल टू 1/z होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इक्वेशन आती है अपने पास में, क्योंकि हम करंट के लिए इक्वेशन लिखेंगे तो इक्वेशन में अपॉन में आ रहा था, इसकी जगह अपन ने y ले लिए, प्रवेश्यताएं ले ली हैं EJ बनाने के लिए इसे। तो यहाँ से अपने पास में क्या है, y इक्वल टू 1/z होता है। तो जो v इक्वल टू IR या IZ जो होगा और I इक्वल टू क्या होता है V/R। अब हमने इक्वेशन ले ली है, y ले ली है z की जगह, या फिर हम कह सकते हैं रेजिस्टेंस की जगह। तो रेजिस्टेंस की जगह हमने क्या लिया है, ठीक है। तो संधि A के ऊपर हम किरचॉफ लॉ अप्लाई करेंगे। इससे पहले हम करंट का मान लिख लेते हैं। जैसे मान लो हमारे पास में ये करंट है I1, इधर से जाने वाली करंट हो जाएगी I2, ये करंट हो जाएगी I3, ये करंट हो जाएगी I4 और ये वाली करंट हो जाएगी I5। तो पहले हम करंट के मान लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे I1 इक्वल टू, यहाँ पर हमारा जो सप्लाई कितनी है E, और यहाँ पर हम वोल्टेज मान लेते हैं EA, और यहाँ का वोल्टेज हो जाएगा EB। तो ये करंट का मान क्या होगा, यहाँ का वोल्टेज माइनस यहाँ का डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस होता है। जैसे मान लो अपने पास में यहाँ पर वैल्यू E है और यहाँ पर कुछ और वैल्यू होती है वोल्टेज की, जैसे B होती, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं E माइनस B, और अगर कोई रेजिस्टेंस लगा है तो अपॉन में क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। जैसे I इक्वल टू क्या होता है V/R होता है, तो E माइनस V/R होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा E माइनस EA, यहाँ की वोल्टेज हम निकालेंगे, हमें पता नहीं है कि यहाँ पर कितना वोल्टेज है, तो ये हो जाएगा E माइनस EA, और डिवाइडेड बाय क्या होता है रेजिस्टेंस या इम्पीडेंस। लेकिन हमने यहाँ पर क्या लिया है, इम्पीडेंस की जगह हम लेके चल रहे हैं प्रवेश्यता, एडमिटेंस कहते हैं इसे। y जो है वो क्या है प्रवेश्यता, एडमिटेंस। तो हमने प्रवेश्यता या एडमिटेंस को लिया है, तो ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में आ जाएगा y1। तो I1 का मान हो गया E माइनस EA इंटू y1। इसी तरह से I2 का मान क्या हो जाएगा, I2 हो जाएगा यहाँ का वोल्टेज माइनस यहाँ का डिवाइडेड बाय यहाँ की जो इम्पीडेंस होती है। तो यहाँ पर हमने इसको एक रेफरेंस लिया है, ये पूरा हमारा 0 वोल्टेज पे है, तो ये हो जाएगा EA माइनस 0 इंटू y2। इसी तरह से I3 का मान हो जाएगा, I3 का EA माइनस EB, तो ये हो गया EA माइनस EB इंटू y3, ये हो गया EA माइनस EB इंटू y3, और y4 हो जाएगा, I4 अपना हो जाएगा EB माइनस 0 इंटू y4, और 5 हो जाएगा I5 इक्वल टू EB माइनस 0 इंटू y5। तो यहाँ से इन दोनों का डिफरेंस इंटू y1 हो गया I1, EA माइनस EB इंटू y3 हो गया अपना I3, और EA माइनस 0 इंटू y2 I2 हो गया, और I4 जो है वो EB माइनस 0 y4 हो जाएगा, और y5 जो होगा वो हो जाएगा EB माइनस 0 y5। तो ये वैल्यूज अपने पास में करंट की वैल्यूज आ गई। अब हम दोनों संधियों पर A और B पर क्या करेंगे, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं संधि A पर। संधि A पर क्या हो जाएगा, कौन कौन सी करंट आ रही है, I1, और जा कौन कौन से लिए I3 और I2, I1 माइनस I2 माइनस I3 इक्वल टू 0। ठीक है, और इनके मान अपने पास में है I1 I2
y3, इन तीनों के मान जो है वो हम इस इक्वेशन के अंदर रख देंगे। तो I1 का हमारा मान क्या था, e माइनस ई ए y1 माइनस I2 I2 का मान हमने लिखा था ई ए माइनस 0 y2। इसी तरह से I3 का मान हमने लिखा था I3 बोलते हैं ई ए माइनस ई बी इंटू y3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। तो e माइनस ई ए y1 माइनस का ई ए y2 माइनस का ई ए y3 प्लस का ई बी y3। ठीक है, यहाँ तक लिखो इसको। अब इक्वेशन हो गई हमारी ई ए इंटू y1 है और ई ए इंटू y2 है, ई ए इंटू y3 है। तो हम इन तीनों को ऐड करके लिख देंगे y1 प्लस y2 प्लस y3 इंटू ई ए, और ई बी इंटू y3 है तो ये माइनस में है तीनों, प्लस ई बी इंटू y3 इक्वल टू हो जाएगा ई y1। ठीक है, तो इससे हम पॉजिटिव और इससे नेगेटिव ले लेते हैं, ये इक्वल में चला जाएगा। तो हमारे पास में इक्वेशन आ गई y1 प्लस y2 प्लस y3 ई ए माइनस ई बी y3 इक्वल ई y1। तो अब ये जो इक्वेशन है इसके अंदर हमारे पास में वैल्यूज जो है e की वैल्यू दी हुई होगी, y1 y2 y3 ये सब वैल्यूज गिवन होगी जब हम किसी भी सर्किट का एनालिसिस कर रहे होंगे इस क्वेश्चन के अंदर। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन तो ये हो गई। अब सेकेंड हमारा नोड पॉइंट है बी पॉइंट। बी पॉइंट पर भी हम करंट को लिखेंगे और करंट की जो वैल्यूज थी उनको लिखेंगे। तो हम लिखेंगे संधि बी पर। संधि बी पर हमारे पास में कौन कौन सी करंट है, I3 आ रही है, I4 और I5 जा रही है। तो ये हो जाएगा I3 माइनस I4 माइनस I5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से I3 का मान क्या हो जाएगा, इन दोनों वोल्टाओं का डिफरेंस। तो यहाँ से हो गया ई ए माइनस ई बी इंटू y3 माइनस I4 जो होगा ई बी माइनस 0 y4 माइनस ई बी माइनस 0 by5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे पास में इक्वेशन आ जाएगी ई ए y3 माइनस ई बी y3 माइनस ई बी y4 माइनस ई बी y5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये हो गया। अब यहाँ पर अपने पास में y3 ई ए इंटू y3 है और ई बी इंटू y3, ई बी इंटू y4 और ई बी इंटू y5 है। तो हम इसे लिख लेंगे ई ए y3 माइनस y3 प्लस y4 प्लस y5 ई बी इक्वल टू 0। ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। यहाँ तक लिख लो। ठीक है, अब हमारे पास में दो इक्वेशन है, फर्स्ट और सेकंड।
वैल्यूज हैं ई ए और ई बी की। तो हम इन दो इक्वेशन से दो अज्ञात राशियां ज्ञात कर सकते हैं। तो ये वैल्यू होगी अपने पास, हम लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 की सहायता से अज्ञात राशियां, दो इक्वेशन है और दो अज्ञात राशि हैं, तो हम इन्हें निकाल सकते हैं। सहायता से अज्ञात राशियां ई ए व ई बी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास में जितनी भी संधियां होती हैं उनसे एक कम हमें क्या मिलता है, इक्वेशन मिलती है। जैसे n-1 हमें क्या मिलती है, इक्वेशंस मिलती है। यहाँ पर अपने पास में 3 नोड पॉइंट्स थे ए बी और ए के रेफरेंस, तो यहाँ पर अपने पास में 3 - 1 यानी 2, दो हमें क्या मिली, इक्वेशंस मिली। इन दोनों इक्वेशन से हम क्या निकाल सकते हैं, ई ए और ई बी, दो अननोन वैल्यूज हैं, इन दोनों को हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम किरचॉफ के फर्स्ट लॉ से किसी भी सर्किट के अंदर वोल्टेज को ज्ञात कर सकते हैं, जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसे ज्ञात कर सकते हैं।